वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आज आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 करा रही हूँ। यूनिट 3 में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड गतिकी। तो दृढ़ पिंड गतिकी यानी दृढ़ पिंड जब गति करता है तो उससे संबंधित हम उसके पीछे की जो फिजिक्स है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम दृढ़ पिंड किसको कहते हैं, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों की पारस्परिक दूरी अपरिवर्तित रहती है तो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। यानी क्या हो गया, इफ ऑन अ बॉडी ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड देन दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। सीधी सी भाषा में क्या बात हो गया कि अगर आपने कोई एक आपके पास कोई पत्थर है, आपने उस पर बल लगाया, उसको प्रेस किया और वो प्रेस करने से उसके जो कण है वो बहुत सारे कणों से मिलके बना, तो जो कण है वो अपनी जगह से विस्थापित ना हो तो उनके बीच की जो दूरी है वो समान बनी रहेगी बल लगाने के बावजूद। ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। जैसे मान लो आपके पास कोई स्पंज है, आपने उस पर बल लगाया और वो पिचक गया, है ना, स्पंज स्क्वीज हो जाता है तो उसके अंदर जो कण हैं उनके जो बीच की दूरी है वो बदल जाती है। ऐसी बॉडी आपकी रिजिड बॉडी नहीं कहलाती। अब यूनिवर्स में कोई भी आइडियल थिंग नहीं हुआ है, तो नेचर में अपने भी कोई रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी एज सच नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो पिंड है उस पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसके कणों की दूरी थोड़ी सी बदलती है। हाँ, ये है कि बहुत सारे जैसे अपने सॉलिड थिंग्स हैं उनके अंदर जो दूरी का जो बदलना है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हम उनको परफेक्टली रिजिड बॉडी ना मान के करीब करीब रिजिड बॉडी उनको कंसिडर करा जा सकता है। रबड़ को तो हम नहीं मान सकते क्योंकि उसमें तो आपको क्लियरली विजिबल होता है कि उसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है। दृढ़ पिंड पर किसी परिणामी बल के कारण उसके सभी कणों का किसी भी समय पर स्थानांतरीय विस्थापन, रैखिक वेग व त्वरण समान होता है। ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको रिजिड बॉडी के लिए ध्यान रखनी है कि रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसका किसी भी समय पर अगर आप ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, उसका लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, ये हर एक पार्टिकल का सेम होता है, ये सब सेम रहता है। और अगर उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, यानी अगर वो रिजिड बॉडी घूम नहीं रही, बलाघूर्ण मतलब बलाघूर्ण के अभाव में का मतलब हो गया उस पर कोई बल नहीं लग रहा, तो उसके कोणीय विस्थापन, वेग व त्वरण भी समान होता है। ये रिजिड बॉडी का बेसिक डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन में हम 3 चीज़ों की अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि रिजिड बॉडी क्या होती है तो हम 3 चीज़ें डिफाइन करेंगे। एक तो उसके कणों की पारस्परिक दूरी अपरिवर्तित रहती है। दूसरी हम कहेंगे कि दृढ़ पिंड पर किसी परिणामी बल के कारण उसके सभी कणों की स्थानांतरीय विस्थापन, रैखिक वेग और त्वरण समान होता है। और तीसरा, अगर उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यानी कोणीय विस्थापन, वेग और त्वरण भी समान होता है। ये चीज हम डिफाइन करेंगे। अब हम इसी से संबंधित, क्योंकि हम रिजिड बॉडी तो हमने पढ़ लिया, अब रिजिड बॉडी के मूवमेंट की बात हम करेंगे। तो रिजिड बॉडी हमारी क्या होती है? घूर्णन गति में पिंड अपने ही स्थान पर अपने भीतर से गुजरती हुई एक निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है।
तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, कोई भी जो पिंड है उसके अंदर से हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि एक अक्ष है। जैसे मान लो ये एक रिजिड बॉडी है और ये घूम रही है, तो हम ये घूमते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर से कोई एक इमेजिनरी एक अक्ष है जिसके अबाउट वो पूरा घूम रहा है, उसके अबाउट वो घूमता रहता है। तो ये जो इमेजिनरी अक्ष हमने माना है जिसके चारों ओर ये पिंड घूम रहा है, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या घूर्णन अक्ष कहते हैं। अब क्या होगा, ये पिंड जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है ना। इधर भी पार्टिकल है, ये सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स आपके दिए हुए हैं। तो हर एक कण जो है वो इस अक्ष से अलग अलग दूरी पर है, ये अलग दूरी पर होगा, ये अलग दूरी पर होगा, है ना, ये अलग दूरी पर होगा, तो अलग अलग दूरी पर ये स्थित है कण। तो इस गति में पिंड के विभिन्न कण विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय पथ में घूमते हैं। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो वो क्या होगा, वो भी ऐसे ही इसके अबाउट घूमेगा, है ना। तो इसके अबाउट घूमेगा, तो मैं यहाँ बनाती हूँ 1 मिनट। जैसे ये मान लो एक कोई बॉडी बना दी, अब इस बॉडी के अंदर खूब सारे मैंने पार्टिकल्स अज्यूम कर लिए, ठीक है, ये पार्टिकल्स बना लिए, और मैंने एक अज्यूम कर लिया एक इमेजिनरी एक्सिस जो इसमें से जा रहा है। तो अब क्या, ये जो है इसकी त्रिज्या अलग होगी, ये इसकी दूरी अलग होगी, ये जो पार्टिकल है इसकी दूरी अलग होगी। अब ये पार्टिकल जब ये बॉडी यूं रोटेट करती है, इसके अबाउट अगर घूमती है, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये यूं घूमेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो सभी कण हैं, ये सभी कण जो है अलग अलग सर्कल्स में के सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, यानी अलग अलग वृत्तीय पथों में घूमते रहते हैं। और इन वृत्तीय पथों का जो सेंटर है, अगर हम उन सेंटर्स का लोकस बनाए या रेखा पथ बनाए, तो वो एक सीधी रेखा आता है, और वो सीधी रेखा जो है वो हमारी घूर्णन अक्ष होती है। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड में प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान होता है, परंतु भिन्न भिन्न कणों का रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। अब इसके अंदर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने की है, वो ये है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष दृढ़ पिंड के प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान होता है। ये ध्यान रखने की बात है कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो हर एक पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रहती है, लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स का जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है। घूर्णन अक्ष की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में से कंफ्यूज मत होना है इसमें। घूर्णन अक्ष के समीप स्थित कणों का रेखीय वेग कम और दूरी पर स्थित कणों का रेखीय वेग अधिक होता है। लट्टू, जैसे अब आपके इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कोई टॉप है, स्पिनिंग ऑफ टॉप, लट्टू का घूमना, है ना, बिजली के पंखे का घूमना, कोई भी घूमने वाली जो वस्तु है वो सारे हमारे रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब हम इसके अंदर रोटेटरी मोशन का अध्ययन करने से पहले रोटेटरी मोशन से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनसे संबंधित जो रिलेशन है उनको पढ़ेंगे। फिर हम रिजिड बॉडी का जो मूवमेंट है, गति है, वो किस प्रकार होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो रिजिड बॉडी को डिफाइन करता है वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग की परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं, वो क्या होता है, किसी कण के रेखीय संवेग के किसी नियत बिंदु के प्रति आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। इट इज मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम एट अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर एनी पार्टिकल। और घूर्णन गति में कोणीय संवेग का बिहेवियर और इम्पोर्टेंस वैसी ही है जैसी लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम की होती है, और जनरली इसको कैपिटल जे से
डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी ये इसकी डायरेक्शन मेंशन आपको क्लियरली करनी पड़ेगी। तो जे की जब हम डेफिनेशन मैथमेटिकल दें उससे पहले एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में हमने क्या करा है, ये एक रिजिड बॉडी कंसिडर करी है और उसके अंदर इस पी बिंदु पर कोई लीनियर मोमेंटम यानी इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा है जिसके कारण इस पे एक लीनियर मोमेंटम पी लगता है ना। मान लो ये पार्टिकल जो है v वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से चल रहा है और उसका मास m है, तो उस पे लीनियर मोमेंटम इस दिशा में लग रहा है। अच्छा, जो घूर्णन अक्ष है वो हमारी O में से गुजरती है, तो O से P की जो दूरी है वो R है। ऐसी स्थिति में R और इस P इसके ऊपर आपका एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है। तो हम कैसे निकालेंगे, m द्रव्यमान का एक कण P बिंदु पर रेखीय वेग v से O से पारित ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है। क्या कराया हमने, एक कण ले लिया जो P पर स्थित है। इस P पर स्थित जो कण है उसका द्रव्यमान m है, उसकी वेलोसिटी v है और वो एक एक्सिस वर्टिकल एक्सिस जो O बिंदु से होकर इस बॉडी में से गुजर रही है उसके सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, उसके अबाउट रोटेटिंग मोशन कर रहा है और उससे जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो हमारा r है। और अगर v वेलोसिटी है और m उसका मास है तो उसका लीनियर मोमेंटम स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। ऐसे में अगर हम उसका मोमेंट ले, आघूर्ण ले, तो हमें पता है आघूर्ण के लिए हम कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, J इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा विद एन कैप। एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो जे की दिशा को निर्धारित करता है। अब ये जे की दिशा क्या होगी, देखो आर क्रॉस पी, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी दिशा हमेशा जिस तल में आर और पी स्थित होते हैं उसके लंबवत तल में होती है। इसलिए आर और पी अगर इस वाले प्लेन में स्थित है तो जे जो है उनके लंबवत तल में स्थित होगा। और थीटा जो है, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा आर और पी के मध्य कोण है। तो जैसे मान लो पार्टिकल यूं घूम रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ इस दिशा में लग रही है, तो आर और पी इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो हमारा थीटा कहलाता है। ठीक है, और आर का अगर हम कंपोनेंट करें तो हमारा अगर ये थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा आएगा, है ना, इसके हिसाब से। तो हमारे दो कंपोनेंट्स जो होंगे वो एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा इस दिशा में हो जाएगा। तो थीटा जो है सदिश आर व पी के मध्य कोण है। क्योंकि जे आर व पी के लंबवत है तो जे की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश दक्षिणावर्ती पेच नियम से होगी। इट इज अकॉर्डिंग टू perpendicular along, it will be along rotational axis और उसका राइट हैंड स्क्रू रूल से उसकी दिशा निर्धारित होगी। ये हमारी पहली डेफिनेशन है। अब इसी से संबंधित एक दूसरा पैरामीटर हम पढ़ेंगे, टॉर्क, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या है, इसकी भी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों ने पढ़ भी रखी है। किसी बल का नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बल आघूर्ण कहलाता है। इट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स एट अ फिक्स पॉइंट, तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। और रोटेटरी मोशन में बल आघूर्ण या टॉर्क का वही महत्व होता है, वही इम्पोर्टेंस होती है जो लीनियर मोशन में फोर्स की होती है। इसे हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी कण पी बिंदु पर स्थित है। तो अब आप इसको चित्र में देखेंगे। चित्र में एक कण पी बिंदु पर स्थित है और उस पर एक एफ बल लग रहा है। ठीक है, और ये जो पी बिंदु है वो ओ एक बिंदु है जिसमें से आपकी घूर्णन अक्ष गुजर रही है, उससे आर दूरी पर स्थित है। तो इस पर पी बिंदु पर एक बल लग रहा है एफ, है ना, और आर हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया।
ये बिल्कुल डायग्राम वैसा का वैसा है जैसा हमने एंगुलर मोमेंटम के सापेक्ष बनाया था। और इसमें ये जो y अक्ष है वो हमारी इस रिजिड बॉडी के ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर स्थित है। और इसके अबाउट हमारा ये पूरी रिजिड बॉडी घूर्णन कर रही है। तो ऐसी दिशा में हम जो है टो को हम डिफाइन कर सकते हैं r क्रॉस f के रूप में, या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं आर एफ साइन थीटा से। आर एफ साइन थीटा को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा, जहाँ पर आर साइन थीटा पोजीशन वेक्टर आर का घटक है एफ की दिशा में। तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी एक दिशा निर्धारित होगी, और दिशा क्या होगी, जिस तल में आर और एफ स्थित है उसके लंबवत तल में टॉर्क स्थित होगा। तो सदिश टो जो है वो आर और एफ के लंबवत है। टो की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, और यह भी स्पष्ट है कि जे और टो एक ही दिशा में है। ये आपको ऊपर से दिख ही गया। यदि बिंदु जहां बल F कार्य करता है किसी निर्देश फ्रेम में स्थिति सदिश RP हो और निर्देश बिंदु का स्थिति सदिश R0 हो, तो ऐसी स्थिति में O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश RP माइनस R0 होगा। अब इसका क्या मतलब हो गया कि मान लो जो आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ ले लिया, ठीक है, और आपकी जो रिजिड बॉडी है वो इस जगह पर है और उसमें से कोई एक्सिस यूं गुजर रहा है, तो उसके हिसाब से जो आपका ओरिजिन है वो ये है, मतलब O बिंदु है वो यहाँ पर है ना, और आपका जो P बिंदु है वो यहाँ पर है, इसको हम P बिंदु कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो ओरिजिन है वो ये है, तो इस ओरिजिन से O की दूरी R0 होगी और ओरिजिन से आपकी P की दूरी वो RP होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको O और P के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, RP माइनस R0 से निकालेंगे। तो यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में हमने क्या करा था, हमने ओरिजिन को इसी बिंदु पे माना है, तो सीधे सीधे ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर बाहर मान लेते हैं तो हमारे को रिलेटिवली निकालना पड़ेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर थीटा 90 रख लें तो क्या होगा, साइन थीटा अगर 90 है तो आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उस वक्त टॉर्क जो है वो मैक्सिमम लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आर और एफ एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो टॉर्क विल बी 0। तो इससे आपको एक चीज पता लगेगा, तो टॉर्क क्या है, टॉर्क एक्चुअल में क्या है, फोर्स लगा के हम किसी बॉडी को रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी बॉडी को रोटेट करना चाह रहे हैं फोर्स लगा के, तो उस फोर्स का प्रभाव उस बॉडी पे बहुत ज़्यादा हो, इसके लिए उसका टॉर्क का मान ज़्यादा होना चाहिए। तो टॉर्क ज़्यादा कब होगा, जब लगाया गया बल जो है वो जहाँ जिसके अबाउट उसको घुमाना है उसके से अधिकतम दूरी पर होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, अधिकतम दूरी पे नहीं, परपेंडिकुलर दिशा में होगा। तो आप ये चीज़ कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपके दरवाजे हैं, दरवाजे के हैंडल जो है वो जिसके अबाउट दरवाजा हिंज पे कनेक्टेड होता है उसके बिल्कुल दूसरी छोर पर आपके हैंडल्स लगे हुए होते हैं, है ना। तो जब आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स और वो जो हिंज से हैंडल का डिस्टेंस है वो एकदम परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए वो आसानी से घूम जाता है। तो खिड़की दरवाजे खोलने व बंद करने वाले हत्थे कब्जों से दूर लगाए जाते हैं इसी कारण से। ऐसे ही अगर हम पानी निकालने का जो हैंडपंप है, अगर उसका हैंडल बहुत छोटा रख देंगे तो आर बहुत छोटा हो जाएगा, पूरा फोर्स लगाने के बावजूद टॉर्क का मान कम रहेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा ये पाने होते हैं, प्लग पाने जिससे हम पेच खोलते हैं, उनके हैंडल भी बड़े इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे फोर्स कम हो लेकिन डिस्टेंस आर ज़्यादा होने के कारण बल आघूर्ण का मान ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये न्यूटन है ये मीटर है, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा।
तो ये तो हमने इसके दो पैरामीटर्स मुख्य रूप से पढ़ लिए। अब एक हम तीसरा इम्पोर्टेंट पैरामीटर पढ़ेंगे, वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण और परिभ्रमण त्रिज्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किसी अक्ष के, ये हमने पढ़ रखा है लेकिन हम इसको दोबारा से सब चीज़ों को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम इसमें जो नई चीज़ें हमें जानकारी प्राप्त होगी वो हम पढ़ेंगे। किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान के साथ साथ घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करता है। तो हम ये जानते हैं कि जो जड़त्व आघूर्ण है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है और जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी घूम रही है उससे उसके कणों की दूरी कितनी है, मास डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पार्टिकल का कितनी कितनी दूरी पर उस एक्सिस से स्थित है उस पर भी डिपेंड करता है। अतः उस पिंड में एक ऐसे बिंदु की कल्पना करें जिस वस्तु पर पूरा द्रव्यमान m एकत्र हुआ मान लेने पर उसके घूर्णन अक्ष से प्रभावी दूरी कैपिटल K से घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड का वही। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक चीज और करेंगे। अब मान लो हम ये मान लेते हैं वो जो पिंड है उसमें सारे द्रव्यमान बिखरा हुआ है। हमने क्या करा कि उस बिखरे हुए द्रव्यमान के हर एक कण की घूर्णन अक्ष से दूरी निकाली और उससे हमने क्या करा, प्रत्येक का जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया और उन सबको ऐड करके हमने टोटल जड़त्व आघूर्ण उस बॉडी का निकाल लिया। क्या किया हमने मान लिया कोई एक बॉडी है जो मान लो 100 कणों से मिलके बनी है और वो अलग अलग दूरी पर किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष स्थित है। हमने क्या करा, हर बार m इंटू आर स्क्वायर, तो पहला पार्टिकल लिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करके हमने टोटल जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, हम उस पार्टिकल के सभी कणों को एक ऐसे बिंदु पर रख देते हैं, कोई एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं घूर्णन अक्ष से। मान लो उस घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की दूरी कैपिटल K है जिसको हम प्रभावी दूरी कहते हैं। उस पे रखने से क्या हो रहा है कि उस पर हम रखेंगे सारे कणों का तो कुल द्रव्यमान m हो जाएगा और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी k हो जाएगी। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, mk स्क्वायर होगा। तो mk स्क्वायर का मान अगर जो हमने बिखरे हुए कणों के साथ जो जड़त्व आघूर्ण निकाला था उसके बिल्कुल बराबर आता है, ऐसी स्थिति में ये जो k है ये हमारा कहलाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ आ गया ना? तो हमारा I जो है वो mk स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन mi ri का होल स्क्वायर हो जाता है। तो कैपिटल K जो है वो अंडर रूट ऑफ समीशन mi ri स्क्वायर अपॉन कैपिटल M हो गया। अब घूर्णन करते हुए किसी पिंड की रेडियस ऑफ जायरेशन घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग का द्रव्यमान से गुणनफल पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन, ये पूछ लेते हैं, वैसे आपने पढ़ रखी है लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान रखिए। किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या का मान मुख्यतः घूर्णन अक्ष की दिशा एवं स्थिति पर और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम किसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो अलग अलग दूरियां हो जाएंगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग हो जाएगा, है ना? ऐसे ही निकालेंगे हम इसके अंदर। ऐसी स्थिति में ये जो समीशन mi ri स्क्वायर इक्वल टू mk स्क्वायर होगा, है ना? k जो है वो हमारी इस पिंड की घूर्णन त्रिज्या है, के सापेक्ष घूर्णन अक्ष है, घूर्णन त्रिज्या है जो घूर्णन अक्ष है उसके सापेक्ष है। ठीक है, अच्छा। अब हमारे को ये पता है I जो है उसकी यूनिट क्या होगी, kg मीटर स्क्वायर हो जाएगी, है ना? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा, यही फॉर्मूला अगर आपकी कोई बॉडी कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर की बनी, यानी उसमें पार्टिकल्स वगैरह में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में हम समीशन साइन को इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो इंटीग्रेशन है वो मास पे लगेगा, इसलिए dm r स्क्वायर के फॉर्म में भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को
कैलकुलेट कर सकते हैं, जो बहुत dm जो है वो बहुत एक छोटे से अंश का द्रव्यमान है। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम किसी पार्टिकल में का संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण अगर I हो और उसमें से कोई छोटे से कण का पार्टिकल का मतलब टुकड़े का जड़त्व आघूर्ण अगर I1 हो, तो अगर हम उसको निकाल दें तो शेष पिंड जो रह जाता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंस होता है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, ये जो हम कैलकुलेशन है, ये दो थ्योरम्स पर बेस्ड है। दो थ्योरम्स कौन सी है? ये थ्योरम्स आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ भी रखी होंगी। वो है हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये दोनों थ्योरम्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।